बैंगलोर जिसे सिटी ऑफ गार्डन बोला जाता था, अब वो डेजर्ट जैसी हो रही है। बैंगलोर में वाटर क्राइसिस काफी रियल है और लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कुछ साल पहले बैंगलोर में करीब 100 फीट पे ग्राउंड वाटर मिल जाती थी, लेकिन अभी के समय में 1800 फीट नीचे जाने पे भी ग्राउंड वाटर आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका कोई गारंटी नहीं है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बैंगलोर, जहां पे करोड़ों लोग आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, दुनिया के सारे बड़े आईटी कंपनीज की ऑफिसेस है वहां पे, और वहां की सिचुएशन इतनी खराब है कि कंपनी को अपने एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि कंपनी के पास पानी नहीं है। स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि स्कूल में पानी नहीं है, और लोग जो बड़े बड़े सोसाइटी में रहते हैं उनको मजबूर होना पड़ रहा है लंबे लंबे लाइन में खड़े होने के लिए, ताकि वो पानी कलेक्ट कर सके गवर्नमेंट टैंकर से या किसी और भी सोर्स से। टैंकर के दाम 4 गुना बढ़ गए हैं, तो ये प्रॉब्लम काफी रियल है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसके 2 प्रमुख और 2 मेन रीजन है। सबसे पहला ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाने से, और सेकंड कावेरी वाटर की जो डिस्प्यूट है उसके कारण से। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इनफैक्ट इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, प्रॉब्लम और सोल्यूशनिंग जो मिलेगी, वो आप अपने शहर में भी लगा सकते हो वो सॉल्यूशन, ताकि आपके शहर का सिचुएशन बैंगलोर जैसा नहीं हो, आज नहीं तो कल ऐसा नहीं हो। फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग देखते हैं, जिसे बोलते हैं ग्राउंड वाटर लेवल का नीचे जाना। ग्राउंड वाटर लेवल जब नीचे जाती है तो आप ऑटोमेटिकली वेल से जो पानी मिलती थी या ग्राउंड वाटर जो पंप लगा के आप पानी लेते थे ग्राउंड वाटर पंप से, वो डिप्लीट हो जाती है, वो कम हो जाती है, आपको और भी नीचे खुदाई करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेन वाटर जब भी होती है, जब भी रेनफॉल होता है, वो पानी ग्राउंड में नहीं अब्सॉर्ब कर पा रही है, या तो ग्राउंड के ऊपर कुछ लेयर है जिसके कारण से पानी नीचे नहीं जा पा रही है। ये जो लेयर है ये है कंक्रीट की लेयर। जितनी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, बड़े बड़े सोसाइटीज बन रहे हैं, ऑफिसेस बन रहे हैं, इसके बनने का तो अच्छा मैनेजमेंट होता है, लेकिन इसके बनने के अराउंड और इसके अंदर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अच्छे से मैनेजमेंट और अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। लॉ के हिसाब से देखें तो बैंगलोर में जितनी भी बड़ी प्रॉपर्टीज है उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना काफी अनिवार्य है, काफी जरूरी है, लेकिन एक्चुअली इसका कोई भी सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इसीलिए बैंगलोर का अभी ये हाल है, और ये हाल बिगड़ता जाएगा, क्योंकि अभी तो समर शुरू हुआ है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना काफी जरूरी है। अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे और सरकार रेन वाटर हार्वेस्टिंग के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सीरियसली नहीं सोचेगी, तो रेन वाटर ऊपर ही रह जाएंगे, ग्राउंड वाटर में या ग्राउंड लेवल के नीचे नहीं जा पाएंगे, जिसके कारण से थोड़ी ही देर के बारिश में उस जगह पे या उस एरिया में फ्लड हो जाएगी। बैंगलोर एक समय लेक्स के लिए जाना जाता था, काफी सारे तालाब रहते थे, पोखर रहते थे, लेकिन बिल्डर्स वो सब जितने भी तालाब थे, जितने भी पॉन्ड थे, उसे मिट्टी से भर के वहां पे बिल्डिंग्स बना दिए। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के हिसाब से 80% ऑफ द लेक्स कम हो गई है बैंगलोर में। जब लेक्स कम होगी या वाटर बॉडीज कम होगी तो इसके 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? सबसे पहली कि इवोपरेशन प्रोसेस में ये हैम्पर करेगी, जिसके कारण से इरेगुलर रेनफॉल होगा। और सेकंड, जब भी रेनफॉल होगा तो रेनफॉल की जो वाटर है वो अंडरग्राउंड में नहीं जा पाएगी, और जिसके कारण से फ्लड जैसा सिचुएशन होगा। इसीलिए आजकल आप सुनते हैं कि बैंगलोर में थोड़ी बारिश होती है और वहां पे मेन रोड में फ्लड हो जाता है। पहले आज से 10-15 साल पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि उस समय रेन वाटर को ग्राउंड के अंदर एब्जॉर्ब या सीप करने के लिए जगह रहती थी। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका तुरंत कुछ सॉल्यूशन है कि हम लोग या जो लोग बैंगलोर में रहते हैं, कर्नाटक में रहते हैं, वो पानी को रीयूज करें। अगर आपके सोसाइटी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सोसाइटी या कमेटी से मिलकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। सेकंड, आप अगर बड़े से सोसाइटी में नहीं रहते हैं तो आपके लेन होगी, जो रोड्स होगी, रोड के अंदर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है ताकि रोड्स फ्लड नहीं हो। ऐसा एग्जांपल पुणे और तमिलनाडु में बहुत सारे कॉलोनीज में देखा गया है। किचन की जो वाटर है, जो किचन में जो यूटेंसिल साफ होते हैं या खाना बनाने में जो यूज करते हैं पानी, उस पानी को डायरेक्टली फेंके नहीं, उसे प्लांट या प्लांटेशन के लिए यूज कर सकते हैं, अपने गमले में दे सकते हैं। सेकंड, एक्वागार्ड या आरओ जो आप यूज करते हैं, उसके जो आउटपुट जो पानी होती है, जो काफी हेवी मात्रा में निकलती है, उस पानी का आप रीयूज कर सकते हैं अपने टॉयलेट और बाथरूम के फ्लशिंग में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने टैप में एक एपरेटस लगा सकते हैं। उस एपरेटस से एक नोजल जैसा बन जाएगा आपके टैप वाटर में, जिसके कारण से स्प्रिंकल होकर पानी निकलेगी, या टैप वाटर एक जेट जैसा निकलेगा, जिसके कारण पानी की बर्बादी नहीं होगी, पानी ज्यादा हेवी वॉल्यूम में नहीं निकलेगी, और अब सफाई भी सही से होगी। ये सब स्टेप्स हम लोग अपने तरफ से ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेप्स हमेशा नए तालाब, नए पॉन्ड बनाने से होगा। वाटर या जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देने से होगा। ये जो भी मैंने आपको सॉल्यूशन बताया,
पर्सनल लेवल पे ये सॉल्यूशन हर एक लोग अपने हाउस होल्ड चीज के लिए यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, जो लोग दूसरे मेट्रोज में रहते हैं, दूसरे बड़े शहर में रहते हैं, उनकी सिचुएशन अभी बैंगलोर जैसी नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल हो जाएगी अगर वो पहले से इस तरह के सॉल्यूशनिंग वो नहीं यूज करेंगे, नहीं अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में। तो दूसरे शहर के लोग भी इस तरह के सॉल्यूशनिंग अप्लाई करें ताकि कल को आपकी शहर की सिचुएशन बैंगलोर जैसी, अभी करंट बैंगलोर जैसी नहीं हो। सेकंड काफी इंपॉर्टेंट इशू है कावेरी रिवर इशू। अब कावेरी रिवर इशू काफी साल से, अराउंड 45 ईयर से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में चल रही है। सारे पॉलिटिकल पार्टी कावेरी रिवर के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं, अपने वोट्स बढ़ाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सॉल्यूशनिंग नहीं हुआ है। कावेरी वाटर से रिलेटेड अभी कोई भी सॉल्यूशनिंग नहीं हुआ है। ये 4 जगह के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पांडिचेरी। तो कावेरी रिवर ये सब सारों जगह से गुजरती है। सबकी जगह अलग अलग रेन वाटर से पानी कैप्चर होती है या वाटर कैप्चर होती है और वो फ्लो करती है। और एक बात समझना काफी जरूरी है कि सदर्न इंडिया में जितनी भी रिवर है वो रेन वाटर पे डिपेंड होती है। अगर रेनफॉल अच्छा होगा तो पानी ज्यादा रहेगी रिवर पे, अगर रेनफॉल खराब होगा तो पानी कम रहेगी इस रिवर पे। 2023 में रेनफॉल काफी कम हुआ था सदर्न इंडिया में, जिसके कारण से कावेरी रिवर के जो डैम, जो भी बैरिकेड है, वहां पे जो पानी का जो स्टोरेज है वो काफी कम है। इसीलिए इसका इम्पैक्ट 2024 के समर में दिख रहा है, इनफैक्ट स्टार्टिंग ऑफ द समर में दिख रहा है। और नॉर्थ की जो रिवर है वो ग्लेशियर से निकलती है, उसका डिपेंडेंसी रेनफॉल पे ज्यादा नहीं होता है। अगर ग्लेशियर भी काफी हेवी रेट से पिघलेंगे तो वाटर का लेवल तो बढ़ेगा रिवर में, लेकिन लॉन्ग टर्म में वाटर वहां पे कम हो जाएगी, क्योंकि जब ग्लेशियर रहेगी नहीं तो पानी रिवर में पानी कहां से आएगा। कावेरी को गंगा ऑफ द साउथ भी बोला जाता है और इसमें जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो इस तरीके से। कावेरी रिवर की जो टोटल कैपेसिटी है वो 740 TMC है, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। कर्नाटक कंट्रीब्यूट करता है रेन वाटर से 425 TMC, तमिलनाडु 252 TMC। लेकिन कर्नाटक जो कावेरी रिवर से पानी रिसीव करता है वो 284 TMC है और तमिलनाडु 404 TMC। अब ये काफी हैरान कर देने वाली डाटा है कि कर्नाटक ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है रेन वाटर से कावेरी रिवर पे, लेकिन वो रिसीव करता है काफी कम वॉल्यूम ऑफ द वाटर। ऐसा क्यों है? इसकी रीजन है कि ब्रिटिशर्स के समय में एक ऐसी ट्रीटी, ऐसी एग्रीमेंट साइन की गई थी जिसके कारण से कर्नाटक को बहुत कम परसेंटेज ऑफ द पानी मिलेगा कावेरी का। 1924 में एक ट्रीटी साइन की गई थी मैसूर और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच में। इस ट्रीटी में था कि 50 इयर्स तक 73% ऑफ द कावेरी रिवर का पानी तमिलनाडु या मद्रास स्टेट्स को मिलेगा और 23% ऑफ द पानी मैसूर स्टेट, जो अभी कर्नाटक स्टेट्स को मिलेगा, और जो रेस्ट है वो केरला की तरफ जाएगी। तो ये ट्रीटी थी 50 इयर्स के लिए, लेकिन 50 इयर्स के बाद भी कर्नाटक को ज्यादा पानी नहीं मिल पा रहा है। इसका रीजन ये है कि इन 50 इयर्स में तमिलनाडु की एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट पूरी तरीके से कावेरी रिवर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए अगर तमिलनाडु की पानी कम हो जाएगी या कावेरी रिवर से जो पानी दी जा रही है तमिलनाडु को वो अगर कम कर दी जाएगी तो तमिलनाडु की जीडीपी, तमिलनाडु की जो अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस है वो काफी नीचे चले जाएगी, फार्मर्स की हालत खराब हो जाएगी और इरिगेशन डिपार्टमेंट या जो भी वहाँ पे एग्रीकल्चर होती है उसकी सिचुएशन काफी खराब हो जाएगी। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज समझने की जरूरत है कि अगर मान ले कि कावेरी वाटर को 50-50 डिवाइड कर दिया जाए, कहने का मतलब कर्नाटक को 50% मिलना चाहिए और तमिलनाडु को 50%, उसके बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका रीजन हम लोग आगे वीडियो में देखते हैं। नॉर्मल रेनफॉल में कावेरी रिवर के पास 740 TMC वाटर होता है, जो इनफ नहीं है तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए। तमिलनाडु को 566 TMC चाहिए अभी करंट एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए। कर्नाटक को 465 TMC चाहिए, जो मिलके होती है 1031 TMC। कावेरी रिवर का 740 TMC ही लिमिट है, तो अगर 50-50 भी कर दिया जाए कावेरी रिवर के वाटर को तो ये जो भी जितनी भी जरूरत है तमिलनाडु और कर्नाटक को वो पूरी नहीं हो पाएगी। अब ये जरूरत क्यों नहीं पूरी हो रही है, इसका भी रीजन है, क्योंकि जो भी एग्रीकल्चर वहाँ होती है, जैसे कर्नाटक में या तमिलनाडु में मैक्सिमम राइस कल्टीवेशन होता है। कर्नाटक में तो शुगर केन भी काफी हेवी मात्रा में होता है और राइस और शुगर केन दोनों काफी हेवी वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर है। दोनों के फसलों में पानी की काफी हेवी जरूरत है। कर्नाटक में जो कावेरी रिवर की जो पानी आती है उसमें 75% ऑफ द वाटर राइस कल्टीवेशन में जाता है। अब इसकी सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि राइस है, शुगर कैन है, इसमें पानी लगना है तो लगना है। अब इसका रीजन क्या है, इसे हटा तो नहीं सकते, इसे हटा नहीं सकते हैं, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट ला सकते हैं। जैसे मिलेट्स करना, जैसे राइस का सब्स्टिट्यूट मिलेट्स ला सकते हैं। मिलेट्स जैसे ज्वार, बाजरा, इस तरह की चीज को हार्वेस्ट करने के लिए, इस तरह की चीज को एग्रीकल्चर में लाने से पानी की खपत कम हो जाएगी, क्योंकि मिलेट्स को पानी की रिक्वायरमेंट काफी कम होती है।
इनफैक्ट जिस साल अगर पानी नहीं भी है उस समय भी इस फसल को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। और जो राइस की कल्टीवेशन है तमिलनाडु कावेरी बेसिन के एरिया में और कर्नाटक कावेरी बेसिन के एरिया में, वहाँ पे राइस की कल्टीवेशन कम करनी पड़ेगी और वहाँ पे मिलेट्स एज ए सब्स्टिट्यूट लाना पड़ेगा। मिलेट्स को वहाँ पे ज्यादा एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कर्नाटक गवर्नमेंट ने 2015 से ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रागी और ज्वार को इंक्लूड किया है। सेकंड सॉल्यूशन है SRI, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इस मेथड से पानी कम लगता है राइस में और राइस का यील्ड, राइस की जो उपज होती है वो ज्यादा होती है। SRI का सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन त्रिची में देखा गया और देखा गया कि वहाँ पे राइस की यील्ड काफी अच्छी हो रही है और राइस में जो पानी लगने वाली है वो भी काफी कम लग रही है। इसका इम्प्लीमेंटेशन आंध्र प्रदेश में भी हुआ है और महाराष्ट्र के भी फार्मर यूज कर रहे हैं। थर्ड है DRS, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ द राइस। इससे भी काफी यील्ड होती है राइस की और पानी की खपत इसमें कम लगती है। और भी सॉल्यूशन है जैसे ड्रिप एग्रीकल्चर या ड्रिप इरिगेशन करना और दूसरी है स्प्रिंकल तरीके से पानी को खेतों में लगाना। इस तरीके से भी पानी की जो खपत है वो कम होगी और पानी जो ग्राउंड में है वो काफी अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। जो फार्मिंग है उसमें एक और भी इम्पोर्टेंट चीज है कि उसमें किसी भी तरह का आपको पेस्टिसाइड्स या किसी भी तरह का आपको केमिकल ज्यादा यूज नहीं करना पड़ता है, जिसके कारण से ग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी है वो कम नहीं होगी। तो ये दो मुख्य रीजन है। इस दो मुख्य रीजन का सॉल्यूशन भी है, कुछ का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, कुछ का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। इसके ऊपर कर्नाटक और तमिलनाडु को वर्क करना चाहिए। बैंगलोर की ये सिचुएशन को देख के आपको क्या लगता है कि क्या सॉल्यूशनिंग होनी चाहिए? क्या 2023 में पानी कम हुआ या रेनफॉल कम हुआ इसीलिए अभी इतनी सारी हंगामा हो रही है, और पानी अगर 2024 में अच्छा हो जाएगी तो फिर 2025 में कोई हंगामा नहीं होगा या सॉल्यूशनिंग नहीं देखा जाएगा सरकार की तरफ से? या आपको कुछ लगता है कि कोई बेहतर सॉल्यूशन है तो आप प्लीज कमेंट में जरूर पोस्ट करें ताकि लोगों को भी पता चले कि बहुत सारे सॉल्यूशनिंग होते हैं। अगर आप कर्नाटक तमिलनाडु वाले एरिया से हैं और आप अगर कुछ स्पेसिफिक या कुछ अलग तरह के आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं अपने घरों में, तो उस तरह के सॉल्यूशन भी कमेंट में जरूर पोस्ट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए इंटरेस्टिंग चीज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।